प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का जो मॉडल पेपर है 2023 का, इसका मैं फुल सॉल्यूशन अभी करके दिखाने वाला हूं। तो हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन आंसर को आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इकोनॉमिक्स का वीडियो लाइए और मॉडल पेपर सेट 1 का लाइए। तो आज मैं आप लोगों को मतलब मॉडल पेपर का सेट 1 का फुल सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूं। हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को टोटल जो है ना 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मालूम है कि 2024 का न्यू एग्जाम पैटर्न आया है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो टोटल जो है ना 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट के अंदर में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आएगा, क्या उसमें ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा। क्या ऑप्शन अगर रहेगा तो हम लोग OMR सीट में एग्ज़ाम देंगे या फिर लिखना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो आप लोगों के अंदर में एक बहुत जो है ना ये दुविधा चल रहा होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से बहुत ही डिटेल्स से बताने वाला हूं। तो उस वीडियो का आप लोग वेट करें। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोगों को उस वीडियो एकदम डिटेल्स में मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए और उस वीडियो का आप लोग वेट करें। जितने सारे दिमाग में जो कंफ्यूजन है, हर कंफ्यूजन जो है ना आप लोगों का दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप लोगों को बताना है कि 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रश्नावली का, ठीक है, प्रश्नावली का विशेषता जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इसमें नहीं वाला प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना बी ऑप्शन बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न में उत्तर का संकेत जो है ना नहीं मिलना चाहिए। प्रश्न में जो है ना उत्तर का संकेत बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। इस 1 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही उत्तर है। आगे देखिए जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए सांख्यिकी का जनक जो है ना PC महालनोबिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? PC महालनोबिस को कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लीजिए जो यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। तो यह जो कथन है ना कौन से अर्थशास्त्री का दिया हुआ है या फिर कहा हुआ है। तो देखिए यह जो कथन है अल्फ्रेड मार्शल का कथन है। किसका है? अल्फ्रेड मार्शल का कथन है। लेकिन कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि अल्फ्रेड मार्शल जो है वो कौन है। तो कौन है? एक अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा अर्थशास्त्री हैं एक प्रकार के। तो याद रखना है, प्रश्न काफ़ी घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग पढ़िए, लेकिन बहुत ही थोड़ा बेस तरीके से पढ़िए। जैसे 4 नंबर का प्रश्न जो है कि मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन जो है बिल्कुल भी सही दिया हुआ है, सत्य दिया हुआ है। तो इसका जो पहला नंबर यहाँ जो है, पहला ऑप्शन जो है कि सही व्याख्या करना बहुत ही कठिन होता है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए जो 5 नंबर का प्रश्न है कि परास का क्या अर्थ होता है। तो देखिए परास का अर्थ होता है कि अधिकतम और न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष और महिला 2 वर्गों में विभाजित जो है करना है। तो निम्न में से किस वर्गीकरण के द्वारा इसे बांटा जाएगा या फिर उसका उदाहरण कौन वाला होगा। यानी कि किस तरीके से हम दोनों को बांटेंगे, यानी पुरुष और महिला को किस तरीके से बांटेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा गुणात्मक होगा, गुणात्मक के आधार पर हम लोग बांटेंगे। आगे देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न है कि किसी भी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। किसी भी सारणी में पंक्ति जो शीर्षक होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है ना अवशीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशीर्ष कहा जाता है। 8 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। आयत चित्र जो होते हैं किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो देख लीजिए जो संतत चर होता है उसके लिए जो है ना इसका उपयोग किया जाता है।
9 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि सभी परीक्षणों के मूल्यों के योग को परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त जो भागफल होता है तो उसे आखिर क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे समांतर माध्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनसे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जा करके मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो है। और मैं कुछ वीडियो का लिंक जो है ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना बहुत जरूरी होता है? तो देखिए जो माध्यिका क्रम होता है ना उसी क्रम में उसे जो है ना रखना चाहिए, माध्यिका क्रम में, ठीक है। आगे देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 4 बराबर भागों में आखिर कौन विभाजित करता है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ना, इसका उत्तर होगा चतुर्थक। चतुर्थक जो है ना 4 भागों में उसे बांट करके रख देता है। आगे देख लीजिए जो 12 नंबर का प्रश्न है कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो मानक विचलन होता है ना तो उसके जो सापेक्ष माप होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे परास गुणांक कहा जाता है, विचलन गुणांक भी कहा जाता है, विचलन गुणांक भी कहा जाता है, मतलब इनमें से सब कहा जाता है। आगे देखिए 13 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस माप की गणना में प्रेक्षणों के जो औसत विचलन होता है, औसत विचलन होता है तो उस मान को लिया जाता है? तो किस पर लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है? तो जो माध्य विचलन होता है ना, माध्य विचलन के द्वारा जो है ना उसे लिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी भी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो जो विचलन का गुणांक होगा तो उसका मान आखिर कितना होगा? उसका मान कितना होगा? तो देखिए उसका जो मान होगा ना 32 होगा। कितना होगा? 32 होता है उसका मान। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं सॉल्व कर पाइएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि सर 14 नंबर का प्रश्न सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। आगे देख लीजिए जो यहाँ पर अगला दिया हुआ है कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना रेखीय संबंध के अनुसार होगा, रेखीय सहसंबंध होगा, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? यदि दो चरों के बीच अगर देखा जाए तो सहसंबंध जो होता है ना धनात्मक होता है, तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होना चाहिए? तो उसका मान जो है ना 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला जो 17 नंबर का प्रश्न है कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे 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 जाता है या फिर किसे कहा जाता है, ठीक है। मैंने कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना स्पीयरमैन होगा, स्पीयरमैन को जाता है, ठीक है। आगे नोट करिए जो 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? तो औसत परिवर्तन को कौन मापता है? तो याद रखिएगा जो उपभोक्ता होगा, ठीक है। उपभोक्ता जो होगा, उपभोक्ता कीमत जो सूचकांक होता है, ये इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए जो 19 नंबर का प्रश्न है कि लेस पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए जो यहाँ पर आधार अवधि है ना, आधार अवधि की मात्रा जो है ये इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है, आप लोग लिखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ना सरल सामूहिक सूचकांक कहा जाता है, सरल मूल्य अनुपात सूचकांक भी कहा जाता है, और जो है ना भारतीय सूचकांक भी कहा जाता है। मतलब इनमें से सब इसका जो है बिल्कुल भी सही उत्तर है। आगे देखिए जो 21 नंबर का प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है आखिर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो देखिए किससे संबंधित होता है? तो जो कृषि है ना, कृषि से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो है ना 1950 में हुआ था। कितना में? 1950 में।
आगे देख लीजिए कि भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना हुई थी तो आखिर कौन सी है, कौन सी है? तो यहाँ पर देख लीजिए जो 12वीं है ना, 12वीं, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। आगे देख लीजिए जो यहाँ पर अगला प्रश्न है और 24 नंबर का है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कौन से साल में हुआ था? तो देखिए 1991 में हुआ था। कितना में? 1991 में हुआ था। आगे देख लीजिए जो 25 का प्रश्न है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? विनिवेश का जो उद्देश्य होता है उसका मतलब आखिर क्या होता है? तो देखिए विनिवेश का मतलब होता है कि वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना भी होता है, और देखिए कि सरकार द्वारा आय एकत्रित करना भी होता है। मतलब इनमें से सभी जो है ना इसका सही उत्तर है। और एक चीज़ देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें देखिए काफ़ी सारा प्रश्न में सभी लिखा हुआ रहेगा, इनमें से सभी। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इनमें से सभी में ही टिक लगाइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में उतना भी जो है ना वो ऑप्शन वाला नहीं घुमाता है, इनमें से सभी वाला, ठीक है। तो इनमें से सभी में ही आप लोग टिक लगाने की कोशिश करिएगा और थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कौन से साल में किया गया है? कौन से साल में हुआ है? तो 1995 में हुआ है। आप लोग याद करके रख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए ग्रामीण जनता की जो आजीविका का मुख्य आधार होता है, आजीविका चलाने के लिए जो उसका मुख्य आधार होता है, क्या होता है? तो सभी के लिए कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि इसका सही उत्तर होगा। आगे देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? जहाँ पर ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो देखिए भारत जो है ना, भारत में ही होता है और कहीं नहीं मिलेगा। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 29 नंबर का कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, नरेगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसका जो मतलब शुरुआत हुआ है कितना में हुआ है? तो देखिए जो है ना 2005 में हुआ था। कितना में? नरेगा मनरेगा का स्टार्ट कब हुआ है काम? तो 2005 में। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है तो इसमें से बताना है आपको कि मानव पूंजी जो है ना कौन वाला नहीं होगा। तो देखिए कंप्यूटर जो है ना ये मानव पूंजी नहीं है, लेकिन इंजीनियर मानव पूंजी है, डॉक्टर मानव पूंजी है, शिक्षक मानव पूंजी है, लेकिन कंप्यूटर जो है ना ये मानव पूंजी के अंतर्गत में नहीं शामिल है। आगे देखिए कि मानव विकास है, तो मानव विकास क्या होता है? देखिए मानव विकास होता है कि साधन और साध्य दोनों होता है, साधन भी होता है, साध्य भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक जो है ना वो सबसे उत्तरदायी है? तो देखिए सबसे उत्तरदायी कारक कौन वाला होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए परिवहन का विकास भी होगा, शहरीकरण भी होगा, और सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास भी होगा। मतलब इनमें से सभी होगा, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा इनमें से सभी लिखा हुआ रहे तो उसी में टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन हाँ थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए कि आधारित संरचना के अंतर्गत आता है, आधारित जो संरचना है उसके अंतर्गत में कौन वाला शामिल होगा? तो उसके अंतर्गत में बिजली भी आएगा, सिंचाई भी आएगा और सड़कों का निर्माण भी आएगा। मतलब इनमें से सब आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कौन से साल में हुआ है? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो लगभग 1975 में हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए जो यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न है, और 35 नंबर का प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या है? तो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए जो यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को क्या कहा जाता है? तो जो ईंट बनाने का काम करते हैं वैसे व्यक्ति का रोजगार को मतलब कौन से श्रेणी में रखा जाता है, कौन से श्रेणी में उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग समझ लीजिए उसे जो है ना दिहाड़ी मजदूर के अंतर्गत में रखा जाता है, या फिर जो ईंट बनाने का काम करता है, जो मजदूरी करता है, उसे हम लोग दिहाड़ी मजदूर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
तो अगला प्रश्न भी आप लोग समझ लीजिए कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है। ऊर्जा का जो है ना गैर परंपरागत स्रोत कौन वाला होगा। तो देखिए जो सौर ऊर्जा है ना ये गैर परंपरागत स्रोत है। आगे देखिए जो 38 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा शिशु मृत्यु दर होगा। ठीक है। आगे देख सकते हैं कि जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। तो जैविक खाद को खेती के लिए सबसे परफेक्ट इसीलिए माना जाता है क्योंकि इनमें जो है ना रासायनिक पदार्थ बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ रहता है, इसीलिए सबसे बेस्ट है। आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न है कि सार्क जो है यानी कि SAARC, तो सार्क का गठन आखिर कब हुआ है। सार्क का गठन कब हुआ है। तो देखिए 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। कितना में हुआ था। 8 दिसंबर 1985 में सार्क गठन का निर्माण हुआ है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करा दिया हूं और इसके बाद भी काफ़ी सारा वीडियो आता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास में जल्द से जल्द पहुंच पाए। ठीक है। और इनसे पहले मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किया है जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।